नमस्कार। आज हम काव्य में छंद योजना के महत्व पर चर्चा करेंगे। छंद किसे कहते हैं? छंद की परिभाषा क्या है? छंद कितनी प्रकार के होते हैं? काव्य में छंदों की क्या अनिवार्यता है? वास्तव में लय को बताने के लिए छंद शब्द का प्रयोग किया गया है। विशिष्ट अर्थों या गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को छंद कहा जाता है, जिससे काव्य में लयबद्धता और रंजकता आती है। आचार्य पिंगल द्वारा जो छंद शास्त्र रचा गया है, वो सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, जिसे हम पिंगल शास्त्र के नाम से जानते हैं। यदि गद्य कवियों की कसौटी है, तो कविता की कसौटी छंद माना जाता है। तो पद्य रचना का समुचित ज्ञान छंद शास्त्र की जानकारी के बिना नहीं हो सकता। वाक्य में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति से संबंधित नियमों से नियोजित जो पद्य रचना की जाती है दोस्तों, उसे हम छंद कहते हैं। छंदस शब्द विशेष रूप से संस्कृत में प्रयुक्त किया जाता है, जो कि संस्कृत की छद धातु से व्युत्पत्ति मूलक अर्थ के रूप में विवेचित हुआ है, जिसका अर्थ ग्रहण किया जाता है जो अपनी इच्छा से चलता है, क्योंकि इसी के मूल में स्वछंद जैसे शब्द आए हैं। अतः छंद शब्द के मूल में गति का भाव निहित है। छंद के विभिन्न अंग होते हैं। पद्य के पाठ में जो बहाव होता है, उसे दोस्तों गति कहते हैं। गति के बाद छंद में यति का भी प्रयोग किया जाता है। जब आप कोई पद्य का पाठ करते हैं, तो उसकी गति को तोड़कर जब आप विश्राम करते हो, तो उसे हम यति कहते हैं। तुकबंदी भी जिसे कहा जाता है। समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को हम तुक कहते हैं, क्योंकि हमेशा पद्य प्राय तुकांत होते हैं, अंत में जाकर उनकी तुक मिलती है। उसके बाद मात्रा, ये भी छंद का एक अंग है। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्रा दो प्रकार की होती है, एक लघु और दूसरी गुरु। जो ह्रस्व उच्चारण वाले वर्णों की जो मात्रा लगती है, उसे हम लघु कहते हैं, वो लघु होती है। और दीर्घ उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा गुरु होती है। लघु मात्रा के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, उसे हम आई कहते हैं, और गुरु मात्रा को चिन्हित करने वाला एस चिन्ह संकेतित किया जाता है। इसी तरह से छंद शास्त्र का अगला अंग है गण। मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को गण मान लिया जाता है। जैसे आमतौर पर हम मानते हैं कि गणों की जो संख्या है, वो यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। जब आप इन पे मात्राएं लगा लेते हैं, तो उसके बाद इस प्रकार से इन गणों की संख्या निरूपित होती है। जैसे इनका जो नाम रखा गया है गण, जो य से गण बनता है, उसे हम यगण कहते हैं, और यगन के मात्रा चिन्ह है ISS। इसी तरह से इसके वर्ण रूप हैं यमाता। यमाता में 5 मात्राएं हैं, और इसको उदाहरण के तौर पर आप भवानी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अगला गण है मगन, जिसमें तीनों ही
गुरु होते हैं। एस 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 तीनों ही वर्ण गुरु होते हैं, जिसे मातारा वर्ण रूप है। य माता, य माता, मातारा। मातारा से उदाहरण बनता है मायावी। इसी तरह से तगन गण है, जिसमें एस एस आई, इसका वर्ण रूप बनता है ताराज, और उदाहरण है आदित्य। रगन, इसका मात्रा चिन्ह है एस आई एस, इसका वर्ण रूप है राजभा, और उदाहरण बनता है भारती। इसी तरह से जगन, जगन का मात्रिक चिन्ह है आई एस आई, वर्ण रूप है जभान, और उदाहरण आप ले सकते हैं मिलाप। भगन, भ से जो गण बनता है वो एस आई आई, इसका वर्ण रूप है भानस, और इसका उदाहरण है भारत। इसी तरह से नगन, आई आई, तीनों ही लघु हैं, नस्ल, और इसका उदाहरण भी उसी से मिलता जुलता है कमल। इसी तरह से आठवां गण है सगन, जिसे आई एस एस, स लगा, और इसका उदाहरण आप ले सकते हो सरिता। तो संभवतः ये 8 गण बनते हैं, जो कि य म त र ज भ न और स से हैं, जिसे अगर हम नियमावली बनाना चाहें तो यमाता राज भानस लगा, क्योंकि जो पहला पहला इनका वर्ण है य माता राज भा न स, यमाता राज भानस लगा। तो इस तरह से हम इनके गणों का एक सूत्र बना सकते हैं, और उन सूत्रों के माध्यम से गणों की पहचान अवश्यमेव होती है। तो मूल रूप से छंद है क्या? एक ध्वनि समष्टि और ध्वनियों के संयोजन से इसका संबंध होता है। जब किसी पद्य में छोटी या बड़ी ध्वनियां एक साथ व्यवस्था के रूप में सामंजस्य स्थापित करती हैं, तब हम उसे छंद कहते हैं। जैसे निराला जी की पंक्तियां, यहाँ उदाहरण के तौर पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। वह आता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। ये छंदों के बंधन से मुक्त कविता है। तो छंदों में छंद के कितने प्रकार हैं, उस पर आगे हम चर्चा कर रहे हैं। छंद के भेद होते हैं। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद आप स्वीकार कर सकते हैं, जिसे हम वार्णिक छंद कहते हैं, वार्णिक वृत्त, मात्रिक छंद और मुक्त छंद के नाम से पुकारा जाता है। मात्रिक को भी आगे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक। और जो सम मात्रिक हैं वो साधारण और दंडक रूप में विश्लेषित किए जाते हैं। इसी तरह से वार्णिक, ये भी गणबद्ध भी हैं और मुक्तक भी हैं, जिसमें गणबद्ध में भी आगे 3 इसके प्रभाग होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। मुक्तक के भी 3 भाग होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। इसी तरह से सम के 2 भाग होते हैं, साधारण और दंडक। तो सर्वप्रथम हम मात्रिक छंद पर विचार कर रहे हैं। मात्रिक छंद क्या होता है? जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु या गुरु, यति और गति के आधार पर पद रचना की जाती है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक। सम मात्रिक छंद क्या हैं? जिस छंद में पद आदि के रचना के सभी चरणों की मात्रा समान होती है। सम मैंने एक जैसी, जहां सभी पद एक ही मात्रा के सूत्र में गुथे होते हैं, तो उसे हम सम मात्रिक छंद कहते हैं।
जैसे चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं और हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो ये सभी सममात्रिक छंद कहलाते हैं। दूसरा मात्रिक छंद का भेद है अर्ध सममात्रिक। अर्ध से आप समझ गए होंगे कि इस छंद में रचना के कुछ चरण की मात्राएं समान होती हैं और अन्य चरणों की मात्राएं समान होती हैं। जैसे दोहा छंद। दोहा छंद के विषम चरणों में पहला और तीसरा, उसमें 13 मात्राओं की संभावना रहती है और दूसरा और चौथा चरण जिसे हम सम चरण कहते हैं, तो सम चरणों में 11-11 मात्राओं का विधान सुनिश्चित किया जाता है। आदि सम है, पहली और तीसरी सम है, दूसरी और चौथी सम है, तो इसीलिए इसे अर्ध सम मात्रिक कहा जाता है। तीसरा मात्रिक छंद का भेद है विषम मात्रिक छंद। इस छंद के रचना पद्य के प्रत्येक चरण में मात्राएं अलग अलग होती हैं। जैसे कुंडलिया, ये दोहा और रोला से मिलकर बनता है। दोहा की मात्राएं अलग हैं, रोला की मात्राएं अलग हैं। तो ये 2 चरणों में 2 छंदों के माध्यम से इनकी संरचना होती है। तो इन पद के चरणों में भिन्न भिन्न मात्राएं होती हैं, इसीलिए इसे विषम मात्रे कहकर अवहित किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। ये दोहा छंद जो कि अपने आप में मात्रिक छंद का एक समरूप माना जाता है। दूसरा है, पहले हमने मात्रिक छंद की चर्चा की, अब दूसरे नंबर पे छंद का प्रकार है वार्णिक छंद। तो इस छंद में वर्णों और अक्षरों की गिनती की जाती है। जिस काव्य रचना में वर्णों पर ध्यान दिया जाता है, वर्णों की संख्या उसमें परिगणित की जाती है, उसे हम वर्णिक छंद के नाम से जानते हैं। जैसे सवैया। सवैया छंद के बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। कवित्त छंद में 31 वर्ण होते हैं, मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं, मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं, इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, धनाक्षरी छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। तो अलग अलग छंदों में विभिन्न विभिन्न वर्णों की मान्यताएं सुनिश्चित की जाती हैं। तो वार्णिक छंद का उदाहरण है, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल्दी निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूं, वह हृदय हमारा नेत्र कहाँ है। इसमें वर्णों की संख्या के आधार पर इसका प्रभाव विवेचित किया गया है। तीसरा छंद का प्रकार है वार्णिक वृत्त। इसमें वर्णों की गणना होती है। इसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के में आने वाले लघु और गुरु का जो क्रम है वो सुनिश्चित होता है। इसमें मत ज्ञान सवैया, ये वार्णिक वृत्त का एक अनुपम उदाहरण है। भारत आहत होए रहा जग, देख रहा सबकी करनी को, जीवन दर्शन देत रहा जग, वंदन था करता अवनी को। आज मचे उत्पात जहां मधु, सोच बड़ी जग की जननी को, फोड़ रहे तन तोड़ रहे मन, अंतर है करनी कथनी को। तो ये मत ज्ञान सवैया का एक अनुपम उदाहरण है। उसके बाद छंद योजना का चौथा प्रकार है मुक्त छंद, जिसमें चरणों की संख्या अनियमित होती है, असमान होती है। स्वच्छंद गति और भाव के अनुकूल यति का विधान किया जाता है। तो ये सभी मुक्त छंद की विशेषताएं मानी जाती हैं। इसे रबड़ छंद, केंचुआ छंद और कंगारू छंद के नाम से भी अवहित किया जाता है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में,
उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसे नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। तो काव्य में छंदों का प्रयोग उसके भाव पक्ष को समृद्ध करने के लिए किया जाता है। भाव पक्ष को सौंदर्य बोध प्रदान करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। मानवीय भावनाओं को झंकृत करने के लिए छंदों की महिमा अवर्णनीय है। छंद काव्य को स्थायित्व प्रदान करता है। सरस मन को छंद अवश्य भाते हैं। छंदों का एक निश्चित आधार होता है, एक परंपरा होती है, एक नियम होते हैं, जिसके आधार पर सुगमता पूर्वक छंदों को कंठस्थ किया जा सकता है। तो काव्य में छंदों की परंपरा अपने आप में नियमावली में बंधी होती है, सुनिश्चित होती है। तो आज हमने छंद योजना पर आपके समक्ष चर्चा की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।